इन्फोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से देश की जीडीपी में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है। जैसे नेता लोग भी कोरोना की आड़ ले रहे हैं, राजनाथ सिंह ने भी एक वक्तव्य दिया था। अब ये नारायण मूर्ति का भी कहना है कि कोरोना की वजह से, इस पर हम बात करेंगे। नारायण मूर्ति ने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी पटरी पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी में कम से कम 5% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हम 1947 की आजादी के बाद की सबसे बुरी जीडीपी नेगेटिव में देख सकते हैं। नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि दुनिया भर में जीडीपी नीचे गई है, दुनिया में व्यापार डूब रहा है, जो विदेशी यात्राएं करीब करीब ठप हो चुकी हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में जीडीपी में 5 से 10% तक गिरावट होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे नए सिस्टम को डेवलप करने पर जोर दिया जाना चाहिए जिसमें हर कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की मंजूरी मिले। मूर्ति ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगने के पहले दिन से उनका यही विचार रहा कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही जीने के लिए तैयार होना होगा, लेकिन लॉकडाउन का असर क्या हुआ अर्थव्यवस्था पर अभी उन्होंने बताया नहीं है। इसके लिए 3 वजह है। इसकी कोई दवा नहीं है, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और अर्थव्यवस्था को रोका नहीं जा सकता। मेरे साथ है प्रोफेसर अरुण कुमार। आप अर्थशास्त्री हैं और आपका ताल्लुक जेएनयू से रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, वक्त देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के हालत की जो सारी जिम्मेदारी कोरोना वायरस पर डाली जा रही है, क्या ये उचित है कि सारी जिम्मेदारी कोरोना वायरस पर जाती है या पहले से ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे हमें? देखिए, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। पहले से अर्थव्यवस्था ढीली पड़ रही थी और खासकर असंगठित क्षेत्र पे तो बहुत ज्यादा बुरा असर हो रहा था और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं पिछले 3 साल से कि हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ चली गई थी, क्योंकि हमारे जो आंकड़े आते हैं उसमें असंगठित क्षेत्र को लिया ही नहीं जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन के दौरान जो कामगार हैं वो काम पे नहीं जा पाए, दफ्तर बंद हो गए, सड़कें खाली हो गई, फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया। तो रेट ऑफ ग्रोथ लॉकडाउन से एकदम से जबरदस्त गिरा और हमारा उत्पादन महज 25% रह गया, यानी कि -75% का ग्रोथ रहा अप्रैल के महीने में। मई के महीने में थोड़ा जैसे लॉकडाउन ईज हुआ, थोड़ा बढ़त हुई, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी हमारा 50% डाउन है पिछले साल अगस्त के कंपैरिजन में। तो रेट ऑफ ग्रोथ नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं कि 5% गिरेगा। मेरा मानना है कि अगर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और अगले महीने अर्थव्यवस्था वहां चली जाती है जहां जनवरी 2020 में थी, तो भी -15% का ग्रोथ रेट आएगा। और अगर अर्थव्यवस्था में देर होती है क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं आया है, दवा नहीं आई है, अभी लोग काम पे जा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में परेशानी है, जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री है वो महज 15% पे काम कर रही है, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वो काफी हद तक बंद पड़े हैं, सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, और भी बाकी इंडस्ट्री सिवाय एसेंशियल्स को छोड़ के बाकी सब इंडस्ट्री में परेशानी है और असंगठित क्षेत्र में बहुत परेशानी है। और असंगठित क्षेत्र 45% है हमारे जीडीपी का। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं होता कि अगले महीने इकोनॉमी रिकवर कर लेती है तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कम से कम -35% होगा। तो पता नहीं नारायण मूर्ति जी -5% कहाँ से अंदाज लगा रहे हैं। अभी ब्रिटेन का भी आंकड़ा आज ही आया है, वहां -20% करीब है। यूएस में भी अगर देखें एनुअलाइज रेट -33% है और हमारी अर्थव्यवस्था में तो असंगठित क्षेत्र बहुत है और वही पिट गया है। उनकी अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र होता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ गिरावट और ज्यादा होगी। तो ये लॉकडाउन से और कोरोना वायरस से बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। तो पहले ही परेशानी थी, लेकिन अब तो परेशानी एकदम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बदल गई है। जी, ये हकीकत है कि ब्रिटेन ने तो ऑफिशियली औपचारिक रूप से ऐलान भी कर दिया कि उनकी अर्थव्यवस्था 11 साल बाद पहली दफे मंदी की तरफ जा रही है। और ये भी हकीकत है कि अगर लॉकडाउन सोच समझ के लगाया गया होता फरवरी के महीने में और इस तरह से ना लगाया गया होता जैसे लगाया गया कि 4 घंटे के नोटिस पे, वो भी पूरे देश में बड़ी सख्ती से उसको लागू किया गया, तब तस्वीर शायद बेहतर हो सकती थी। कोरोना अपनी जगह है, लॉकडाउन किस बुद्धिमत्ता से लगाया गया वो एक अलग सवाल है और सारा जिम्मा सिर्फ कोरोना पर नहीं दिया जा सकता। बहुत पहले से ही अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी नोटबंदी और जीएसटी की वजह से। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के बीच जून 2020 के हमारे जो
औद्योगिक उत्पादन है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसमें सालाना आधार पर 16.6% की गिरावट आई है। सरकारी जानकारी के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली उत्पादन कम रहने से हमारे औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। जून 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 17.1% की गिरावट दर्ज की गई। माइनिंग सेक्टर में जून 2020 में 19.8% की कमी आई। जून 2020 में बिजली का प्रोडक्शन भी 10% कम हुआ है। हालांकि जो महीने के आधार पर देखा जाए तो आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सुधार आया है। अप्रैल में इंडेक्स 53.6 था, जो मई में सुधरकर 89.5 और जून में 107.8 रहा। और मैं आपसे, मेरा अगला सवाल ये है सर कि जितने भी कोर सेक्टर हैं उनमें गिरावट देखी जा रही है, हालांकि हालात सामान्य होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे सेक्टर अर्थव्यवस्था में सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा है, वो 55% से ज्यादा है, जबकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी शायद 20% के आसपास ही होगा। तो ये बात सही है कि सब सेक्टर में अप्रैल के और मई के महीने के कंपैरिजन में जून में और जुलाई में उत्पादन ज्यादा हुआ, लेकिन फिर वही एक प्रॉब्लम आई कि डिमांड गिर गई, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। जब उनकी आमदनी कम हो गई तो डिमांड एकदम गिर गई। दूसरी बात यह है कि सर्विसेज सेक्टर जो है वहां पे आदमी को एक से दूसरे से मिलना पड़ता है, जैसे कि नाई है या समझिए कि कोई और जो होटल है या एयरलाइंस है, वहां पे लोग पास पास रहते हैं। इसलिए सर्विसेज सेक्टर में जब तक बढ़त नहीं आएगी तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ काफी कम रहेगा। और इसलिए मैंने कहा था कि जो रिकवरी है वो अप्रैल के महीने से मई में ज्यादा हुआ, फिर जून में हुआ। फिर भी मेरा मानना है कि जून में अर्थव्यवस्था 50% की गिरावट पे थी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जरूर बढ़ा, लेकिन तो कुल मिला के वो 50% की गिरावट फिर भी जून में रही। जुलाई में परेशानी और बढ़ गई, तो कई जगह लॉकडाउन दोबारा इम्पोज करना पड़ा, सप्लाई चेन फिर डिस्टर्ब हो गई। तो जुलाई के जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि फिर जून के कंपैरिजन में फिर गिरावट आई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी सुधार की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन गिर गया है। जब 93% लोगों की आमदनी कम हो जाए तो कंजम्पशन गिर जाएगा। यहां तक कि जो कृषि में लोग काम करते हैं वो उनकी आमदनी कम हो गई है, क्योंकि वहां पे देखा गया है कि जो सब्जी है, फल वगैरह है, वो उठा नहीं रहा है मार्केट में, एमएसपी मिल नहीं, तो किसानों की आमदनी भी कम हो गई है। तो एक तरफ डिमांड कम हो गई कंजम्पशन की, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट गिर गया। जब आपका जब प्रोडक्शन गिर जाता है तो इन्वेस्टमेंट भी गिर जाता है साथ में, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों गिर गया है। उधर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में परेशानी है, तो एक्सपोर्ट में अभी वो बात नहीं आई है जो, और एक्सपोर्ट हमारे पिछले 5 साल से कम होते चले जा रहे थे। तो इसलिए कुल मिला के एक्सपोर्ट है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, तीनों में परेशानी अभी बरकरार है। तो अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो अभी भी गिरावट की स्थिति है एक साल पहले के कंपैरिजन में। तो कुल मिला के अभी रिकवरी मतलब अप्रैल के कंपैरिजन में है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी बहुत कमी है। जी सर, मैं आगे बढ़ता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आशंका जताई है कि कोविड-19 महामारी लंबे वक्त तक खिंच गई तो जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है उसकी हालत और पतली हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में कोरोना वायरस का भरोसा जुलाई में गिरकर अब तक के, कोरोना वायरस की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनका भरोसा जुलाई में गिरकर अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर 53.8 पर आ गया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में 78% लोगों ने कहा है कि रोजगार की हालत खराब हुई है। वो ना भी कहते तो दिखता है हमें, जैसे प्रोफेसर साहब भी बता रहे हैं। आरबीआई के सर्वे में कहा गया कि लोगों को नौकरी, कमाई और खर्च की चिंता सता रही है। इस वक्त लॉकडाउन लगने के बाद से ही लोगों के कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में गिरावट दिखने लगी थी। और अगर हम और आगे बढ़ें तो ये बहुत पहले से शुरू हो गया था, सिर्फ कोरोना पर इसका दोष नहीं बढ़ा जा सकता। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हाल ही में 3 कदम सुझाए हैं अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए। पहला कदम यह है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, ताकि परचेजिंग पावर बढ़े। दूसरा यह है कि जो रिकैपिटलाइज किया जाए, जो उद्योग हैं या जो काम धंधे हैं उनको रिकैपिटलाइज किया जाए और सरकार बैंक गारंटी दे। और तीसरा यह है कि सरकार को बड़े कर्जे लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़े कर्जे लेने ही पड़ेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो। इससे मतलब दिक्कत तो होगी जीडीपी में, लेकिन ये रिस्क उठाना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 सजेशंस हैं?
देखिए, इस समय अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए डिमांड जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप प्रोड्यूस करेंगे, डिमांड नहीं है तो आपका इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए डिमांड जनरेट करने के लिए जो गरीब आदमी है, जिनका रोजगार चला गया है, उनके हाथ में पैसा देना तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि उनको खाने पीने और जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो मुहैया कराना जरूरी है, क्योंकि उनके दाम बढ़ रहे हैं शहरों में, गांव में गिर रहे हैं, शहरों में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड उसका फायदा उठा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कैश के साथ साथ उनको खाने पीने की व्यवस्था और जो बाकी एसेंशियल आइटम्स हैं उनको भी फिक्स रेट पे प्रोवाइड करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि सरकार को अपना बजट दोबारा फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने बजट फ्रेम किया था कि 10% जीडीपी के नॉमिनल ग्रोथ होगी, लेकिन इस समय कम से कम -15% की जो गिरावट है, तो इसलिए 25% के बदलाव से टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है और जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं, तो जो डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए बोरो करना पड़ेगा। सर, मेरे पास IMF वर्ल्ड बैंक से क्या जरूरत है, जब बैंकों के पास सरप्लस कैश 8 लाख करोड़ पड़ा है और जब हमारे अमीर लोग हैं उन पे वेल्थ टैक्स लगाया जा सकता है और उनसे बोरो किया जा सकता है कोविड बॉन्ड के जरिए, तो हमें वर्ल्ड बैंक IMF से बोरो करके उनकी कंडीशनैलिटीज क्यों लेने की जरूरत है? ये मनमोहन सिंह जी ने गलती की थी 1991 में भी, क्यों वर्ल्ड बैंक IMF गए थे, उस समय हालत और भी ज्यादा पतली थी और उसकी कंडीशनैलिटीज की वजह से नई आर्थिक नीतियां लागू करनी पड़ी, जिससे असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी देश में। और वही कारण है कि आज हम परेशानी में हैं। जो असमानता 1991 से शुरू हुई, उसी की वजह से जो गरीब आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र का है, उसको बहुत परेशानी का जो मजाक उठाना पड़ रहा है। जी।